और जेई तक के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे हम लोग वहां पर। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिसमें बड़ी बेसिक से हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11th। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मैं सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं किया है, क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। चीजें अभी शुरुआत की हैं तो बहुत सारा टाइम लग रहा है। मेरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं कंटिन्यूअसली। उसके बाद टाइम मिलता है, पीपीटी बनाता हूँ, पीपीटी बनाने के बाद खुद भी पढ़ना होता है चीज़ों को अच्छा करने के लिए और बेटर करने के लिए, और उसके बाद फिर क्लासेस शूट करनी होती हैं। और अभी भी चीज़ें उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई जिस तरीके से स्टैब्लिश प्रॉपरली होनी चाहिए। तो फिर भी कुछ कमियों के साथ, कुछ सुधार के साथ, कुछ चीज़ों को सीखते हुए, कुछ चीज़ों को सिखाते हुए हम आप लोगों के साथ लगे हुए हैं एक अच्छे कल की शुरुआत करने के लिए। तो आप लोगों के इसी साथ, इसी विश्वास के लिए एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं वाम मास्टर्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर चीजों को बड़े आसान तरीके से सिखाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को। और अगर आप विश्वास माने तो हमारा मेनली टारगेट है कि हम आपको ओरिएंटेड चीजें पढ़ाएं, पॉइंट टू पॉइंट, बातें कम, कंटेंट ज्यादा, चीजें ज्यादा, क्वेश्चन ज्यादा। मैं जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं उसमें दो ही बातें करूंगा सर। एक तो मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा, एक फॉर्मूला डिलीवर करूंगा। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले की हेल्प से हम सीखेंगे क्वेश्चंस को किस तरीके से फिजिक्स में सॉल्व किया जा सकता है। जो ये डरावनी सब्जेक्ट है वो इतनी डरावनी है नहीं, अगर हम सिस्टमेटिकली, अरेंजमेंट से और तरीके से चीजों को कवर अप करें। इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं सर हम आज के अपने पहले चैप्टर की, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारी 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स 11th में आते हैं और जिनको धीरे 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 करके हम बात करेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है सर? यूनिट एंड मेजरमेंट हो, क्या इसका कोई यूज आता? नहीं सर, बेसिक चैप्टर है। और चैप्टर में पहली जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ये कहीं भी नहीं पूछा जाता डायरेक्टली। इसके बाद इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे डायमेंशंस है, वो टॉपिक इंटीग्रेटेडली है। वो कंपटीशन, चाहे आप कांस्टेबल, पुलिस, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कैसे भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर डायमेंशन वगैरह से इन द फॉर्म ऑफ जीएस क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो इसी का टॉपिक है। और 11th के लिए डायमेंशन तो जान मान लो भैया, क्योंकि 11th में डायमेंशन चलेगी, 12th में चलेगी चलेगी, इसी चैप्टर में से आएगी। क्या बात है सर? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे वेलोसिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सीलेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे करके बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है 12th की फिजिक्स में, 11th की फिजिक्स में। अब हम इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को 9th में पढ़ के आते हैं कि वेलोसिटी हमने पढ़ ली, लेकिन वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये हमने सुना, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में क्या होती है ये हमको नहीं पता। और फिजिक्स का मतलब ही क्या है? कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी। तो उस कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी को करने के लिए हम बहुत बेसिक बेसिक बातों को आज के इस चैप्टर में जानने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, बातों को ज्यादा न घुमा फिरा के कहते हुए, मैं पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। हमारी शुरुआत है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। एक्चुअल में हम शुरुआत करेंगे अपना इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी से। जब फिजिकल क्वांटिटी को बनाया जाता है तो बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उस मेजरमेंट को करने के लिए एक सिंबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उस सिंबल को आगे चल के हम बोलेंगे यूनिट्स। तो ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करने के लिए एक सिंबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको यूनिट बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को जब डिवाइड किया जाता है तो वो दो सिंपल पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक उसका पार्ट होता है सर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होता है एक फिजिकल क्वांटिटी में, और एक होती है फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट। इन दो चीजों से मिलकर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बनती है। अब इसको पढ़ने का रीजन क्या है सर? कई तरीके की होती है ना ये। तो वेक्टर भी होती है, तो वेक्टर क्या होती है, कैसे होती है, उन सारी बातों को यही तो समझेंगे हम। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को यही तो समझेंगे हम, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है। हाँ, तो सबसे पहला और बेसिक और आसान सा पॉइंट आया सर हमारे पास कि सर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो मैं कहा इसको इधर ले आओ। हाँ भाई इधर आ जा, थोड़ा सा इसको बड़ा करो। फिजिकल क्वांटिटीज अब आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा। हाँ जी ठीक है सर, अच्छी तरीके से। मैं कहा एक चीज आप लोग जानते हैं, जस्ट वेट, मैंने कहा एक चीज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ, कि कोई भी चीज हो, अगर उस कोई भी चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है, अगर वो कोई भी चीज मेजर्ड की जा सकती है, क्या की जा सकती है सर? मेजर्ड की जा सकती है। अगर वो कोई भी चीज क्या की जा सकती है? मेजर्ड की जा सकती है, तौली जा सकती है अगर वो कोई भी चीज, तो हम बोलेंगे सर वो चीज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी की केवल एकमात्र जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन होती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की खास बात ये होती है कि वो तौली जा सकती है। तौली जा सकती है। तौली का मतलब उसका मेजरमेंट पॉसिबल होता है। क्या होता है सर? मेजरमेंट जो होता है दैट इज द पॉसिबल।
मतलब सिंपल है कि कोई भी चीज जिसका मेजरमेंट किया जा सकता हो, उस चीज को हमारे पास बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यस और नो? क्या ये बात आप लोगों की समझ में आ रही है? हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अबे मोबाइल वहां पर फेंक दिया। हाँ, कि सर ये ठीक मान लिया कि हमने कोई भी चीज जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैंने कहा इतनी सी तो बात है, इसमें लंबी बातचीत का क्या मतलब है सर? ठीक है। तो मैंने बोला आप लोगों से, आपने किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर हम मार्केट में जाते हैं, मैंने कहा हाँ, तो किराने वाले की दुकान जो होती है, मतलब जो घर का सामान बेचते हैं जैसे चीनी वगैरह, शुगर वगैरह, हाँ, तो मैंने कहा, आपने बोला कि सर वहां से शुगर खरीदते हैं, मैंने कहा हाँ। और जब हम वहां से शुगर खरीदते हैं, शुगर बोले तो चीनी, जब हम वहां से चीनी खरीदते हैं सर, चीनी खरीदते हैं, चीनी शुगर, हाँ, तो शुगर का जो मेजरमेंट होता है सर, क्या होता है? मेजरमेंट। मैंने कहा अच्छी बात है, क्या वो पॉसिबल होता है मेजरमेंट? मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे जब हमने शुगर खरीदा तो शुगर को मेजर्ड करके ही तो खरीदा, शुगर को तौला ही तो था। मैंने कहा शुगर को तो तौला था। तो जब शुगर को तौला, शुगर का मेजरमेंट किया, सर शुगर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी हुई या नहीं हुई? क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? ऑप्शन ए और बी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ए और बी। तो देखो सिंपल सा आंसर आएगा सर, शुगर हुआ। ऐसे करके अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं सर, जो रास्ता होता है, पाथ जिसको हम बोलते हैं, रास्ता, अगर मैं किसी रास्ते पे चलते हुए जा रहा हूँ, मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है, और जब आप किसी रास्ते पे चलते हुए जा रहे हो, हाँ जी सर, तो चलते चलते रास्ते पर आप उस रास्ते को मेजर कर पाते हो कि भैया कितना चला, 2 किलोमीटर चला रास्ते पे, 5 किलोमीटर चला रास्ते पे, हाँ। तो क्या वो जो रास्ता होता है उसका मेजरमेंट पॉसिबल है? मैंने कहा सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। अगर उसका मेजरमेंट पॉसिबल हुआ तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, अगर मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हुआ तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। इन दो एग्जांपल से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सिंपल सी बातें करते हैं। मैंने कहा शुगर की बात करें तो शुगर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। यहाँ लिख देता हूँ, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ रास्ते की, तो रास्ता भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, रास्ता भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। फिर क्या होता है सर? रास्ते को मेजर नहीं किया जा सकता, पहली बात तो ये देखो ना, रास्ता मेजर नहीं होता। दूसरी बात, शुगर भी मेजर नहीं होती, नो नो पॉसिबल। अगर कुछ मेजर होता है तो वो होता है मेजर शुगर का वेट। ध्यान से सुने, जो आपको मेजर करके देता है ना किराने वाला, वो शुगर को मेजर नहीं करता, वो शुगर के वेट को मेजर करता है। हिडन बात है यहाँ पे, मेरी बात सुने, कैसी बात है? हिडन बात है। शुगर नेवर बी मेजरेबल, इफ देयर इज समथिंग मेजरेबल इज कॉल्ड वेट। तो भैया शुगर मेजरेबल नहीं होती, शुगर का वेट, 1 kg शुगर चाहिए, 2 kg शुगर चाहिए, 3 kg शुगर चाहिए। और इसीलिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई कि अगर हम मार्केट में जाएं किसी के पास, हमसे बोले चीनी दे दे, वो सबसे पहले पूछेगा कितनी दूं? अबे दे दे, मम्मी ने मंगाई है चीनी। वो गाल पे देगा दो चार खींच के, कभी बता नहीं रहा, सुबह सुबह से दिमाग खराब करने आ गया यहाँ पे है? चीनी चीनी बोले जा रहा है सुबह से, चीनी दे दे, चीनी दे दे, कुछ बताएगा कितनी चाहिए? 1 kg, 2 kg, 1.5 kg, 2.5 kg, या 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम? अब जो मेजरमेंट किया उसने चीनी का नहीं किया, हमको लगता है चीनी का गया, उसने टेक्निकली मेजरमेंट किया चीनी के वेट का। तो चीनी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, चीनी एक मटेरियल है। तो अगर चीनी में कुछ फिजिकल क्वांटिटी है तो वो है चीनी का वेट। ऐसे ही अगर मैं रास्ते की बात करूं, तो सर जो मेजरमेंट पॉसिबल होता है वो रास्ते का पॉसिबल नहीं होता। सर फिर किसका पॉसिबल होता है? मैंने कहा जो मेजरमेंट पॉसिबल होता है आप लोगों के पास, वो पॉसिबल होता है रास्ते की लेंथ का, रास्ते की लेंथ का। आप जो मेजर करते हो ना सर, वो लेंथ को मेजर करते हो, न कि रास्ते को मेजर करते हैं। अच्छा ये बात है, मैंने कहा चल के देखो रास्ते पे, चल के गए तो आपको जो मिलेगी ना वो लेंथ मिलेगी, रास्ता नहीं मिल रहा आपको। रास्ते को कैसे मेजर कर लोगे? पाथ तो पाथ है सर, ठीक है, पाथ नेवर बी मेजरेबल, it is the length of the path is measurable, so the length of the path is called physical quantity itself, path is not called physical quantity। पाथ फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोली जाती है। इन दो एग्जांपल से कुछ कुछ बातें सर समझ में आ रही हैं कि जो हम सोच पा रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जो हम मेजर कर रहे हैं वो कुछ और चीज मेजर हो रही है। कैसे सर? मैंने कहा इंसानों को मेजर कर सकते हो, आपने बोला सर इंसानों को कैसे मेजर किया जाएगा? नहीं, मैंने कहा इंसानों को काउंट कर सकते हैं, 1 इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान, 5 इंसान। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने फिर आपसे पूछा इंसानों को काउंट नहीं कर सकते आप लोग? हाँ, ये बात सही है। मैंने कहा अगर मैं आपको मार्कर्स दे दूं, मार्कर्स, और लगभग 5 मार्कर्स दे दिए, 5, तो मैंने कहा इन 5 मार्कर्स को मेजर कर सकते हो? तो आपने बोला सर मार्कर्स को मेजर नहीं किया जा सकता।
मार्कर्स को काउंट किया जा सकता है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर। मैंने कहा फिर काउंट किस चीज को कर सकते हो, मार्कर की लेंथ को काउंट कर सकते हैं कि मार्कर की लेंथ कितनी है, लंबा कितना है। जैसे इसको पॉइंटर बोलते हैं, इस पॉइंटर को अगर मैं आपको दे दूं तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंटर की लेंथ को मेजर कर सकते हो कितना लंबा है। इस पॉइंटर को मेजर नहीं कर सकते, क्या बात समझ में आ रही है। इस पॉइंटर के वेट को मेजर कर सकते हो सर, किसमें वेट कितना है। इस पॉइंटर को मेजर नहीं कर सकते तो आप इसके वेट को मेजर कर सकते हो। तो इसका मतलब इसकी लेंथ और इसका वेट क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी। ये अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, इट इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग। ये एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है जो मटेरियलिस्टिक है। बात समझ में आ रही है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। मैं कहा और भी एग्जांपल मैंने बहुत सोच सकते हो। एक सिंपल सा ले लेते हैं, एक प्यारी सी एक टेबल बना लेते हैं, है ना। वैसे ड्राइंग इतनी भी खास बुरी नहीं है मेरी। मान लेते हैं ये एक टेबल है, ये टेबल ली हमने, मैंने कहा इस टेबल को मेजर करना है। आपने बोला, मैंने कहा आपसे इस टेबल को मेजर करना है आपको, तो आप गए टेबल मेजर करेंगे। बट बेटा कैसे मेजर करोगे, 10 टेबल ले आए, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, ऐसे करके 10 टेबल हो गई। मैंने कहा कितनी टेबल है, आपने बोला 10 टेबल है। मैंने कहा टेबल मेजर कर ली, ना ना ना, टेबल काउंट की आपने। मेजर्ड और काउंट करने में अंतर है, तौलने में तकरी लेके तौलते थे बचपन में, उसमें अंतर है, और काउंट करने में डिफरेंस है। हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो अगर मैंने बोला टेबल्स को मेजर करना है तो क्या मेजर करना होगा टेबल में, तो आपने बोला टेबल के वेट को मेजर कर सकते हैं। स्टिल सेम चीज यहाँ लिखता हूँ सकता हूँ, टेबल का आप वेट मेजर कर सकते हो W। मैंने कहा टेबल की लेंथ मेजर कर सकते हो आप। मैंने कहा टेबल की विड्थ मेजर कर सकते हो आप, और टेबल की हाइट मेजर कर सकते हो आप। ये कुछ चीजें हैं जिनको टेबल के लिए आप मेजर कर सकते हो, और इन्हीं चीजों को आप टेबल के लिए बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। टेबल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, टेबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भैया। बात समझ में आ रही है कि ना ही आ रही है, अगर आ रही हो तो समझ रहे हो, ऐसा करते चलो, ठीक है जी। तो मजा आ रहा है सर, सिंपल चीजों के साथ और बड़े धीरे धीरे से हम चीजों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझते समझते हमारे दिमाग में एक चीज समझ में आ रही है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। वो सारी चीजें यहाँ यहाँ बातें अलग है। यहाँ वो वाला सिनेरियो चल रहा है, मैंने देखा कुछ, दिखा कुछ और निकला कुछ और। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। आप चलते चलते गए, आपको दिख कुछ रहा है, आप उसको देख के बोल रहे हो कि ये वही है जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन जैसे आपने उसके ढूंढा खकोरा, तो आपको पता चला जो मैंने देखा था वो कुछ और था, और जो मैंने पाया वो कुछ और है। ऐसे ही जब आप कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट लेते हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, जब आप उसमें ढूंढने जाते हो फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी उसके अंदर के इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टीज होती है। इसी बेस पर ऐसे चलते गए कुछ टाइप्स और फिजिकल क्वांटिटी फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन ने डिसाइड की। उन्होंने बोला यार कुछ बेसिक क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, ऐसे कब तक लेंथ मास वेट पर काम करते चलेंगे, कुछ प्रायर क्वांटिटीज बनाते हैं। हाँ अब तक ये पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी मींस जिसको तौला जा सकता हो, जिसका मेजर्ड पॉसिबल किया जा सकता हो। बेशक सर बेशक। तो यहाँ से पहला सिंपल टॉपिक कवर हुआ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक कि सर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो हमारे पास 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। कितने तरीके की, 3। मैं कहा वो कौन कौन से 3 तरीके हैं, चलो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इस पीपीटी में सारी चीजें लिखी हुई नहीं है क्योंकि बिगिनिंग लेवल पे बनाई हुई थी। सर पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है फर्स्ट, वो होती है हमारे पास फंडामेंटल। कौन सी होती है, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये पहली होती है। इसके बाद 2 और आती हैं, जिसमें से दूसरी होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और जो थर्ड होती हैं वो होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर इनको प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर अलग अलग और डिफाइन किया जा सकता है, जैसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद सर हमारे पास स्केलर वेक्टर टेंसर फिजिकल क्वांटिटी एंड रेशियोबल फिजिकल क्वांटिटी, और नॉन रेशियोबल 5 तरीके की बोल सकते हैं, बट मेजरली हम 3 ही पढ़ते हैं, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। तो प्रॉपर्टी के बेस पर भी इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल का मतलब जो चीज रूट से मिलकर बनी हो। रूट का मतलब जिस पर सब कुछ डिपेंड करता हो लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो।
जिस पर सब कुछ डिपेंड करे लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं करे, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। इंटीग्रेटेड, सबसे सबसे छोटे वाला, जैसे बोले ना मकान है, मकान की नींव भरे, तो नींव के अंदर सबसे नीचे वाली जो ईंट लगी रहती है ना, वो फंडामेंटल बेस वाली, अगर उनको निकाल दो मकान पूरा गिर जाएगा। तो ऐसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम रूट वैल्यूज बोल सकते हैं या रूट फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, वो क्या होती हैं? खास बात ये है इन फिजिकल क्वांटिटीज की कि भैया ये होती हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट। कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट। इनको डिफाइन करने के लिए और इनको बनाने के लिए, इनको समझाने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद से जनरेट होती हैं। जब से दुनिया एग्जिस्ट करती है तब से ये एग्जिस्ट करती हैं। ये अलग बात है कि इंसान इनको नाम से नहीं जानता था, बाद में जब चीजों को अरेंज किया गया तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को एक अलग फॉर्मेट में निकाल के रख लिया। बात समझ में आ रही है? अब ये कौन कौन सी होती हैं? तो भैया आपको इनके नाम याद रखने, अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम याद रखने इन 7 फिजिकल क्वांटिटी के। देखो सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसमें, वो होती है हमारे पास सर लेंथ। क्या होती है? लेंथ। पहली फिजिकल क्वांटिटी, ये मुझे लिख के लेके आनी थी बट कोई बात नहीं। दूसरी होती है सर हमारे पास मास। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है सर हमारे पास टाइम। ठीक है। फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है हमारे पास, वो होती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात समझ में आ रही है? फिफ्थ फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो होती है हमारे पास टेम्परेचर। सिक्स फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ऊपर नीचे हो सकती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये याद रखने, नाम याद रखने हैं सर। और सेवंथ जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, दैट इज द लास्ट फिजिकल क्वांटिटी, वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल मोल करते रहते हैं बड़ा केमिस्ट्री में, मोल मोल है ना, हाँ, ये मोर मोर को उसके कुछ गाना है ना, उसी पे मुझे ध्यान आ रहा था, मोल मोल। तो दीज आर वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आप देख पा रहे होंगे, जो आपको सर क्या करनी है? सिंपल सी बात है, याद करनी है। एक ही बहुत बात बोलूंगा, जो याद करने वाली चीज है ना, उसको याद करो, आगे बढ़ जाओ। समय नहीं है हमारे पास, और भी लोग हैं जो साथ साथ तैयारी करते जा रहे हैं। तो सीधा है सर, याद करो आगे बढ़ो, खत्म। तो एक बार और डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों के, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग। सर सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मैं कहा लेंथ, दूसरी मास, तीसरी सर टाइम, चौथी सर टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी टेम्परेचर। सर छठवीं हमारे पास कौन सी हो गई? पांचवी टेम्परेचर हो गई तो इलेक्ट्रिक करंट है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को पहले ले सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर नीचे अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास प्राइम है, प्राइम जो फिजिकल क्वांटिटी है, प्राइम जिनका सबसे ज्यादा यूज होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का, वो होगी एक तो लेंथ, एक होगा मास और एक होगा टाइम। LMT, ये भैया तीनों की तीनों ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होगा तो औरों का भी, बट इनका इंपॉर्टेंट है। अब इनको डिफाइन नहीं करूंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे सब कुछ डिफाइन होते चलेगा, सब कुछ डिफाइन होते चलेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह वगैरह क्या होती है। दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आती है हमारे पास, देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनको मैं लेके आया हूँ, है ना। अब देखो मैं एक सिंगल पेज लगा लेता हूँ ड्राइव्ड को समझाने के लिए। बात उससे पहले सप्लीमेंट्री भी आती है, वो भी आपको समझानी है, लेकिन सप्लीमेंट्री को बाद में समझाऊंगा, पहले ड्राइव को समझ लेते हैं, है ना। देखो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, ये ध्यान से समझना। ड्राइव्ड वर्ड का ही मतलब समझ लो, बात खत्म, है ना। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये है हमारे पास सेकेंड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है सर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? मैंने कहा सर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्पन्न, री ओपन, बनाना, रीजनरेट करना। तो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है सर? क्रिएट किया जाता है। क्रिएट किसकी हेल्प से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से। फंडामेंटल, इनको बनाया जाता है किसकी हेल्प से सर? बनाया जाता है किसकी हेल्प से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से इनको जनरेट किया जाता है। तो ऐसी क्वांटिटी
जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करती हो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल वर्ड, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको बनाया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। जैसे सर मैंने कहा, जैसे सबसे पहली क्वांटिटी ले लो आप, एरिया। हाँ, मैंने कहा एरिया को तो मेजर किया जा सकता है मीटर स्क्वायर में। आपने बोला हाँ। और एरिया को बनाने के लिए क्या लेते हैं? लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया आ जाता है। लेंथ और ब्रीथ होती दोनों लेंथ ही है, नाम अलग अलग हो सकते थे। एक ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, और जब हॉरिजॉन्टल वाली को लेंथ बोल दिया तो वर्टिकल वाली लेंथ को ब्रीथ बोल देते। यही तो बात है। मैंने कहा हाँ, सिंपल बात है, दोनों होती लेंथ है। अब लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, विथ जो कि लेंथ ही होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इन दोनों से मिलकर जो निकल के आई एरिया, उसको बोला ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया का बड़ा भाई वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विथ इनटू हाइट। तो इसमें भी तीनों की तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी आती हैं, एक मिनट पानी है ना, इसमें भी तीनों की तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी आती हैं वो फंडामेंटली होती हैं सर। क्या क्या? लेंथ विथ और हाइट, तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ सर, तो इनकी हेल्प से बनने वाला वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वेलोसिटी ले लो सर। कौन सी दिक्कत आ रही है? मैंने कहा हाँ, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दुनिया इस बात को जानती है। मैंने कहा हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, अभी तो लेंथ बोल रहे हैं इसको, होता लेंथ का ही पीस है ये। और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इन दोनों के रेशियो से, हेल्प से जो मिलकर बनना, दैट इज वेलोसिटी इज आल्सो बी अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ हो गई, टाइम भी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनकी हेल्प से मिलकर बनने वाला जो बनने वाली जो क्वांटिटी है स्पीड, वो कैसी होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा ठीक है जी, ये तो सिंपल सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद मैंने कहा एक्सीलरेशन की बात कर लो, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी एक फंडामेंट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों की हेल्प से एक्सीलरेशन बन रहा है, तो कैसा हो गया? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे करके दे आर सो मेनी, मतलब इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ के और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बचती हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आती हैं। और ये कुछ उनके एग्जांपल्स हैं, यूनिट्स हैं, जिसके मैं साइड हट जाता हूँ, और साइड हटने के बाद आपको इनके ले लेने स्क्रीनशॉट। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये याद करनी है? मैंने कहा अभी याद नहीं करनी, बड़ा कर देता हूँ, अभी याद नहीं करनी है ना। स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें आराम से। मैंने कहा अभी याद नहीं करनी बेटा, ये 10 ये हैं। ये आगे जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे ये अलग अलग चैप्टर्स में आते चलेंगे और हम याद करते चलेंगे। बट हम जब डायमेंशन पढ़ेंगे, तो डायमेंशन के लिए हमें इनके फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी सर? मैंने कहा फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, इसके फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। और इसकी एमकेएस यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट बनाना हम लोग सीख लेंगे। तो इसलिए इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे मुझे तो सारी याद है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ कई साल से और मैं पढ़ भी चुका हूँ। तो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, ये 10 की 10 क्या होती है हमारे पास? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। रीजन इज वेरी सिंपल, कि एरिया में आता है लेंथ इनटू ब्रीथ, जो हमारे पास सिंपली क्या हो जाते हैं? लेंथ इनटू ब्रीथ। ड्राइव्ड वो फंडामेंटल, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए वॉल्यूम कैसा हो गया हमारे पास? एक सिंपल है, वॉल्यूम हमारे पास ड्राइव्ड हो गया। जब डेंसिटी की बात करते हैं तो वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जिसको सिंपली रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। जब ये मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो कैसी हो गई सर हमारे पास? मास फंडामेंटल, वॉल्यूम हमारे पास डिराइव्ड, तो दोनों के रेशियो से बनके वाली डेंसिटी डिराइव्ड हो गई। डिस्टेंस अपॉन टाइम अभी बताया, स्पीड डिराइव्ड हो गई। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन अभी बताया कैसी होगी? ड्राइव। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास फंडामेंटल, एक्सीलरेशन ड्राइव्ड, तो दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर बनने वाला फोर्स कैसा हो गया हमारे पास? डिराइव्ड। फोर्स अपॉन एरिया, जिसको प्रेशर बोलते हैं या स्ट्रेस बोलते हैं, तो फोर्स ड्राइव्ड है, एरिया भी ड्राइव्ड है, दोनों ड्राइव से मिलकर बनने वाला प्रेशर कैसा हो गया? ड्राइव्ड। क्योंकि जब ड्राइव्ड को हम ब्रेक करेंगे ना, फोर्स एंड एरिया को, तो फाइनली हम पहुंचेंगे एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की तरफ, कि हाँ ये भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क सर, जो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, तो वो भी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है। पावर, जो कि वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, तो वो भी कैसा हो जाता है हमारे पास? एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। इनकी यूनिट इंपोर्टेंट है जो याद रखनी है।
दूसरी बात, एक ये है हमारे पास 10 और है, 20 फिजिकल क्वांटिटीज मैं लेके आया हूँ जो हमें कहाँ पर इंपोर्टेंट होंगी सर, ये हमारे पास इंपोर्टेंट होंगी डायमेंशनल्स निकालने के लिए और यूनिट निकालने के लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा पानी पी के आ रहा हूँ मैं, तब तक आप इस स्क्रीनशॉट को नोट करें। बहुत हेलो हेलो, तो नोट कर ली होंगी आप लोगों ने ये, है ना, 20 फिजिकल क्वांटिटी होगी। सिंपल है, मैं इनको डिफाइन करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। जैसे मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है हमारे पास वो एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो ओवरऑल मोमेंटम कैसा बन गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गया। सर मोमेंटम के बाद अगर हम बात करें इम्पल्स, तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। जब ये फोर्स इनटू टाइम है, मार्क है ना, हाईलाइटर ले लेता हूँ, इट इज द फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो जब ये फोर्स इनटू टाइम है तो सिंपल है, कैसा बनेगा, ड्राइव। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सल लाइन ऑफ फोर्स के बीच की, तो ये भी कैसा हो गया, ड्राइव्ड हो गया। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड होती है, तो टाइम से मिलकर बन रही है, तो ड्राइव्ड होगी। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होती है, जब फोर्स अपॉन लेंथ होती है तो हमारे पास किससे मिलकर बन रही है, फोर्स लेंथ। फंडामेंटल से मिलकर बन रही है, ड्राइव से मिलकर बन रही है, तो कैसी होगी हमारे पास सर, ड्राइव्ड होगी। विस्कोसिटी ऑल्सो भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज भी ड्राइव्ड है, क्योंकि ई से मिलकर बन रहा है। बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ड्राइव्ड इसलिए बोलते हैं, क्यू बराबर एनी फॉर्मूला डिफरेंट है, इसको हम क्यू बराबर आई इंटू टी भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम जो होते हैं हमारे पास दोनों फंडामेंटल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ड्राइव हो गया। पोटेंशियल वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वर्क अप और चार्ज दोनों ही ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव से मिलकर बनने वाली फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव्ड होगी। रेजिस्टेंस इज आल्सो भी ड्राइव्ड, कैपेसिटेंस इज आल्सो भी ड्राइव्ड। दीज आर द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो आप आराम से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी। प्रॉपर्टी के बेस पर हमें फिजिकल क्वांटिटी देखनी है, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास रह रही है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो अभी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इसके पास चल रहा है अबे, तो देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। दो ही होती हैं ये, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है सर, हमारे पास दो होती है। तो देखो अभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी, सिंपल सी मैं आपको बताऊं, जैसे हमने देखा सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखी, उनकी खास बात ये थी कि उनके पास यूनिट थी, बिल्कुल सर। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखी तो उनकी भी खास बात ये थी कि उनके पास यूनिट थी। वेलोसिटी को देख लो, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है। एक्सीलरेशन को देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फोर्स को देख लो, न्यूटन होती है, जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं हमारे पास, क्या बोल सकते हैं, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क को देख लो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है। ऐसे करके हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होती है। लेकिन जब हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए पहुंचे, तो हमें दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी मिली जिनको मैं नेम से ही डिफाइन करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो मैथ का पार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो देखो पहली मिली हमें एंगल। क्या मिली सर, सिंपली हमें मिली एंगल। एंगल की जब मैं बात करूं, एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे आप, वो होता है एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। सिंपल सी होता है आर्क अपॉन रेडियस। और जब इसको बनाया एंगल को, तो खास बात क्या थी एंगल की, कि सर एंगल में लेंथ और रेडियस दोनों ही लेंथ है भाई। आर क्या है, मीटर में मेजर की जाती है, सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, तो लेंथ ही होगी। रेडियस भी सेंटीमीटर मीटर में मेजर की जाती है, तो लेंथ ही होगी। और जब लेंथ अपॉन लेंथ हो तो दोनों ड्राइव्ड होनी चाहिए। आर्क भी फंडामेंटल है, रेडियस भी फंडामेंटल है, क्योंकि लेंथ से मिलकर बना है। तो ओवरऑल ये थीटा ड्राइव्ड होना चाहिए था। हाँ, अगर ये ड्राइव्ड होता तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये एक फिजिकल क्वांटिटी थी ड्राइव्ड वाली, जो एक्चुअल में मीटर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर आने की वजह से, मीटर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर आने की वजह से यूनिट लेस हो जाती है। कैसी हो जाती है, यूनिट लेस। बट जब हम इसको मैथ्स में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में, तो हम इस थीटा को मीजर्ड कर लेते हैं डिग्री में, रेडियन में, यस और नो।
किसमें मेजर कर सकते हैं इस एंगल को? सर इस एंगल को ही हम मेजर कर सकते हैं, इस एंगल को, जबकि यूनिट लेस है टेक्निकली, डिग्री में मेजर कर सकते हैं। सर इसको मेजर कर सकते हैं हम रेडियन में। अब इसको डिग्री और रेडियन में जब मेजर किया गया तो एक्चुअल में बाय फॉर्मूला ये डायमेंशन लेस निकल के आ रहा है, यूनिट लेस निकल के आ रहा है, बट बाय मैथमेटिकली इसकी यूनिट आ रही है। ये रोटेशन ऑफ अमाउंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई इनिशियल रे अपने आप से कितना रोटेट हुई, कितना रोटेट हुई। मान लो कि ये इनिशियल रे थी, इनिशियल रे, और ये अपने बिगिनिंग पॉइंट से अगर कितना रोटेट हुई, वो जो रोटेशन अमाउंट होता है, रोटेशन अमाउंट होता है, उस रोटेशन अमाउंट को हम लोग बोलते हैं थीटा, एंगल। सिंपल सी बात थी इसको, जिसको हम टर्मिनल रे बोलने लग जाते हैं। तो इस वजह से इसके क्लासिफिकेशन को एक सिंपल रख दिया सर, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। कैसी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि थर्ड टाइप है हमारे पास। एक तो हो गया हमारे पास जिसको हम 2D एंगल बोलते हैं, फिर एक जो एंगल आता है वो भी एंगल ही होता है, ठीक है। एक और एंगल आता है जिसको बोलते हैं हम, इट्स अ 3D एंगल। 3D एंगल क्या होता है सर? 3D एंगल होता है 3D एंगल, या इसको हम सॉलिड एंगल भी बोल देते हैं। तो ये एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सॉलिड एंगल को हम डी ओमेगा या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा है तो डी ओमेगा, बड़ा है तो ओमेगा। ये होता है स्मॉल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और किसके लिए? किसी सॉलिड स्फीयर के लिए यार, सिंपल सी बात है, किसी कोई भी स्फीयर लो, उस स्फीयर पर आप एक छोटा सा एरिया बनाओ, उस और एरिया की वजह से, छोटे से एरिया की वजह से स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ऊपर भी एरिया, नीचे भी एरिया, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, भाई मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट। तो टेक्निकली इसके पास ना तो कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन होगी, क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट। तो ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशनल लेस भी है। बट खास बात क्या है कि जब हमने इसको मेजर किया तो इसको भी भाई यूनिट में रखना पड़ा, स्टेरेडियन वगैरह में। तो जब इसको यूनिट देनी पड़ी तो इसको फिर एक डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया, एंड दैट इज कॉल्ड, क्योंकि इनके टेक्निकली यूनिट नहीं है, बट बी सप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इनकी यूनिट, सप्लीमेंट करके हम ऐड कर रहे हैं इसकी यूनिट। जब इनकी यूनिट ऐड की गई तो एंगल और सॉलिड एंगल को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया। दैट इज हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी सर? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल है। तो तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटी: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो 7 होती हैं। उसके बाद सर हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो इनफाइनाइट्स होती है, काउंट नहीं की जा सकती, अभी के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो 2 होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बाद चलते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पर, बट किसके बेस्ड पर? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बेस पर। जिसमें से सबसे पहले हमें जो समझना है ना, वो बड़ा प्यारा सा वर्ड समझना है, जिसको बोल रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वाह वाह, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी समझना है। जिन्हें पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है गर्मी होने की वजह से। ओके, हाँ जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेसिक है सर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने कहा कि आपको अगर वेट मेजर करना है तो आप कैसे करते हैं सर? 5 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे ही तो बोलते हैं कि फलाने आदमी में 2 kg वेट है। आदमी में तो 2 kg नहीं हो सकता सर, क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा मोहन ने किसी एक सुंदर सी कन्या को देखा, और सुंदर सी कन्या को देखते देखते आंखों में उसने एकदम वेट मेजर किया, तो आंखों ही आंखों में मोहन ने सोहन को बताया कि ये जो जा रही है ना पगले, हाँ, इस पगली में मात्र 52 kg वेट है। कितना है? 52। क्या है? केजी। उसने बोला केजी तो मास को भी मेजर करते हैं, हाँ, क्या है ये? वेट है। तो उसने बोला वेट को आगे लिख दो, तो उसने W इज इक्वल टू लिखा 52 kg। तो रोहन की समझ में आया कि मोहन उसको वेट के बारे में बता रहा है। ऐसे ही करके आप और भी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख दो। जैसे आप लेंथ लिखते हो, डिस्टेंस लिखते हो, कि किसी की डिस्टेंस सपोज करें 2 मीटर है तो x इक्वल टू मीटर। ये लिखने का तरीका है। तो अब ये आया कैसे? देखो, ये x जो है ना, वो सिंपल सा हमारे पास क्या है सर? वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। इट इज वी हैव फिजिकल क्वांटिटी। और सर ये जो दो है ना, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू। और ये जो m है ना, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। क्या है? यूनिट।
तो किसी भी जनरली फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जनरल तरीका होता है। ये तो सिंपल है। क्या हो गई सर फिजिकल क्वांटिटी, हाँ ये उस फिजिकल क्वांटिटी का जो एन है उसको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। और सर जो यू है उस यू को बोलते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बड़ा जनरल मेथड है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। हाँ सर बात समझ में, बेहद सिंपल ही तो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट कर लो। वेलोसिटी लिख लो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सर मैंने कहा 2 मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड यूनिट होगी उसकी। तो जनरल तरीका है या नहीं है लिखने का, हाँ सर वेरी सिंपल है। तो उसको एक फॉर्मूले में लिख दिया पी क्यू इक्वल टू एन इंटू, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा और सबसे पहला फॉर्मूला आया फिजिक्स का अभी तक, ठीक है जी 11th स्टैंडर्ड की को, सिंपल है सर। दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है ना। उससे पहले क्या है, टॉपिक 2 यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, इससे पहले उससे पहले है ना सिस्टम्स, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपने को जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी पे। इसमें पीपीटी में कुछ चीजें डाल नहीं पाया मैं, है ना, या तो ध्यान से उतर गई होंगी या थोड़ी सी कम बनी पीपीटी होगी, कोई बात नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने समझा। उस रिप्रेजेंटेशन के बाद एक और स्लाइड लगा लेते हैं क्योंकि 2 स्लाइड्स की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी और स्लाइड्स हमारे पास काफी भरपूर है, तो दिक्कत वाली टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है भैया, कोई बात नहीं है। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है कहानी शाम को, है ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं मैं, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है कैटेगरी के बेस पर, क्लासिफिकेशन के बेस पर या प्रॉपर्टी के बेस पर 3 तरीके की आ जाती है। सबसे पहले होती है स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास किसके बेस पर है सर, ये बेस पर है प्रॉपर्टीज के बेस पर, प्रॉपर्टीज के बेस पर। वो पहला टॉपिक लिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी होती है सर, बराबर में बना है ना, ऐसे लिख देते हैं, अब बढ़ जा, इसको इधर लेके आओ भाई, इधर आ जा, है ना, बराबर बराबर पे फिजिकल क्वांटिटी इधर आए। दूसरे नंबर की जो होती है हमारे पास वो होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जो थर्ड नंबर की होती है सर हमारे पास वो होती है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 और होती है हमारे पास, रेशियोबल फिजिकल क्वांटिटी और नॉन रेशियोबल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इनको अवॉइड कर देते हैं। दीज आर द 3 विच आर इंपॉर्टेंट टू बी एस। बात करूं मैं सबसे पहले इसके बारे में, बात कर लेते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो देखो स्केलर की सिंपल बात है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज होती है, एक होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन यूनिट। तो इस वाली फिजिकल क्वांटिटी में जिसको हम स्केलर बोल रहे हैं, देखो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, हाँ जी सर। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर आप रिप्रेजेंट करोगे इसको तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है सर, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसपे मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है, ओके। यूनिट तो सब में होगी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। इसमें डायरेक्शन वर्ड का एक खेल है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट पाई जाती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू इज इक्वल टू सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। और ये फिजिकल क्वांटिटी जो लॉज फॉलो करती है वो एल्जेब्रिक मैथमेटिकल लॉ होते हैं, एल्जेब्रिक मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करती है, मैथमेटिकल लॉज। इसका मतलब क्या है, ये अलजेब्रिक मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करती है। मैंने कहा इसका मतलब है कि अगर ये सेम फिजिकल क्वांटिटी आ गई तो अगर आप इनको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है 20। तो ऐसे अगर मैं आपसे स्पीड बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मैंने कहा इन दोनों की स्पीड का प्रोडक्ट बताना, तो आप सीधा लिखोगे 20 इंटू 10, कितना हो गया सर 200 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा दोनों को ऐड करना, तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, तो आप बोलोगे छोटे में से बड़े को या छोटे बड़े में से छोटे को, तो किस चलो बड़े में से छोटे को कर देते, तो कितना आएगा 20 माइनस 10। लेकिन 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 ये वेक्टर होती तो ऐसे काम नहीं करती,
वेक्टर होती तो ऐसे काम नहीं करती। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की खास बात ये होती है, इनको डिफाइन किया जाता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी सर जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, श्योर सी बात है। और जीरो वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है। लेकिन ये अभी अधूरी बात है, डायरेक्शन होती है ना ना। मैग्नीट्यूड ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, लेकिन वो वेक्टर सम के लॉ को फॉलो करे। किसको फॉलो करे, वेक्टर सम के जो लॉ होता है, लॉ ऑफ वेक्टर सम को अगर जो फिजिकल क्वांटिटी फॉलोज करती हैं उन फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इनटू डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैं डी वेक्टर से डी कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरीके से ऐसे लिखा जाता है। ये तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर वाली, तो इस पे वेक्टर लगा दो, सिंपल सी बात है सर। ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ये सर यूनिट, और ये फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या आ जाती है, डायरेक्शन। तो इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी होती है उनको बोलते हैं वेक्टर। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे अभी इनके में, ठीक है। अब बात करते हैं टेंसर की। तो टेंसर है फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर की ही फॉर्म होती है, वेक्टर का ही फॉर्म होता है। मतलब इनमें मैग्नीट्यूड होगा, मैंने कहा बिल्कुल सर मैग्नीट्यूड होगा इनमें, यूनिट तो होती ही होती है। फिर मैंने कहा इनमें डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी, डायरेक्शन। लेकिन इनकी खास बात ये होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें होने के बावजूद भी ये वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है। अगर ये वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करती, वेक्टर्स के कौन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जो लॉ हैं उनको ये फॉलो नहीं करती हैं, क्या करती हैं, फॉलो नहीं करती। इसीलिए इन फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेशल क्वांटिटीज की कैटेगरी में रख दिया टेंसर। मेनली यही दो होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी मिलती हैं जिनमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो लॉज ऑफ वेक्टर सम को फॉलो नहीं करती, तो उनको एक स्पेशल नाम दिया, उनको लिख दिया टेंसर। जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्यों भाई इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की खास बात ये होती है कि वो भाई साहब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं। पर भाई साहब खास बात यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ते हैं तो वेक्टर्स को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ रही है। अब वेक्टर्स को फॉलो करने का मतलब, वेक्टर्स का फॉलो करने का मतलब होता है वेक्टर डायरेक्शन के बेसिस पे जुड़ते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सीधे जुड़ जाएंगे, अपोजिट होंगे तो घटेंगे, और किसी एंगल पे होंगे तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से ऐड होते हैं, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बोलते हैं। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर आता है आर इज इक्वल टू रूट के अंदर, अबे हट, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वेक्टर्स को जोड़ने का एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, इसलिए वेक्टर डिफरेंट है। स्केलर में सर पढ़ते आ रहे हैं ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है हमारे पास, है ना, इम्पल्स है, इम्पल्स है ना, इम्पल्स में तो वेक्टर होता है, सॉरी। स्पीड है ना, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये सब क्या है, स्केलर। वेक्टर कौन सी, फोर्स है। अगर आप आगे की तरफ लगाओगे तो ऑब्जेक्ट आगे चलेगा। फोर्स के बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, टॉर्क है। ये सब किसके एग्जांपल है सर, वेक्टर फिजिकल। तो ये स्पेशल चैप्टर है वेक्टर, तो मैं एक स्पेशल चैप्टर की तरह कराऊंगा आप लोगों को मोशन इन प्लेन में प्रॉपर मजेदार तरीके से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया 12th के लिए और 11th के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सब में, पढ़ेंगे जिसको, ठीक है जी। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ थ्री। इसके बाद आता है यूनिट्स एंड हमारे पास मैग्नीट्यूड। भैया अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी देखनी है तो सिंपल सी बात है जी, फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बन रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में गुरुदेव क्या क्या समझा दिया, मैंने कहा भैया ये बता दी ये होती क्या है, ठीक है। मैंने इनके टाइप्स बता दिए आपको, आपने बोला अच्छी बात है, तीन होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको तीन कौन कौन से होते हैं सर, हमारे पास तीन। पहला होता है हमारे पास फंडामेंटल, दूसरा ड्राइव्ड, और तीसरा सप्लीमेंट्री। हाँ, फिर मैंने इनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी आपको तीन टाइप बता दिए, कौन सा, स्केलर, मैं कहा वेक्टर, आपने बोला ठीक है, और मैंने कहा टेंसर। इन तीनों को मैंने आपको प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी बता दिया। हाँ, लेकिन अभी इसमें दो चीज तो रह रही है, क्या, अगर इसको बनाना है तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता होनी चाहिए, अगर इसको बनाना है तो आपको यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है,
तो पढ़ते हैं सर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के बारे में इसके लिए। तो टॉपिक दो, इसी में टॉपिक पहले में हमने फिजिकल क्वांटिटी को देखा और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को देखा। टॉपिक दो है यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। सिंपल है सर, यूनिट क्या होती है हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की? अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दे आर टू मेन कॉन्सेप्ट। तो दोनों के दोनों मेन कॉन्सेप्ट को बता के आऊँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। एक तो मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देते हैं, और एक यूनिट होती है तो सिंपली एक सिंबल होती है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी को? सर सिंपल एन इंटू यू, एन इंटू यू। हाँ यूनिट, एक यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक एक यूनिट जो होती है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होती है। क्या होती है सर? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होती है जो ये बताती है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है। या मैं यूनिट को देखो, बुक कैसे डिफाइन करती है वो अलग बात है, ये बुक की लैंग्वेज है। बुक की लैंग्वेज का मतलब बुक्स में जैसी लैंग्वेज होती है, बुक्स के बेसिस पर मैं डिफाइन करता हूँ भाई यूनिट को। कि अगर मेरे को यूनिट समझनी है तो आप बस इतना समझो, आप यूनिट यूनिट को बाहर में जाने दो। आप ये समझो कि अगर मैं यूनिट पकड़ू, हाँ, तो जो सर यूनिट होती है ना, यूनिट, बिल्कुल सर सही बात है। मैंने कहा अगर आपने ऐसे लिखा 5 kg, तो 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया, हाँ सर, और केजी यूनिट होगी, तो यूनिट जस्ट ए सिंबल। अब केजी से हमें एक बात बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट हो रही है ब्रेन में, या तो ये मास होगी फिजिकल क्वांटिटी, या ये वेट होगी, तीसरा कुछ और नहीं हो सकती। क्योंकि केजी या तो मास की होती है यूनिट, या वेट की होती है। मखा बात तो सही है बत्तर, मखा समझ में आ रही है। एक बंदा आया घूमते घूमते, उसने बोला मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, ये बता भाई क्या है? तो मुझे ये पता है मीटर पर सेकेंड जो सिंबल है वो यूनिट होता है किसका? वेलोसिटी का। तो ये या तो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। तो यूनिट बेसिकली इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें रेफरेंस करती है, बताती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। या ये बात है सर, मैंने कहा यही बात है बेसिकली। और हम इसको बेहतरीन तरीके से डिफाइन करें तो एक, हाँ, तू इधर आ जा, है ना, इसको और बेहतरीन तरीके से डिफाइन करें यूनिट को, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि सर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मैंने कहा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? 1। मान लिया जाए कि कोई भी चीज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मान लेते हैं कोई रॉड है, और उस रॉड की जो लेंथ दे रखी है, और वो लेंथ दे रखी है सर आपको कितनी? 1 मीटर। तो अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 रखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी कुछ और नहीं, 1 इंटू यू करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी आपकी सर किसके बराबर? यूनिट के बराबर। फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू द यूनिट, इज डायरेक्टली इक्वल टू द यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू द यूनिट। यस सर। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं, अब जब हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू यूनिट, इसका मतलब क्या फिजिकल क्वांटिटी यूनिट होती है? नहीं नहीं नहीं, यूनिट बताती है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। दूसरा, जब हमें कभी भी देखने के लिए मिल जाए फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू यूनिट, तो उसका हम सीधा रेफरेंस देंगे कि इसमें मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं मैग्नीट्यूड 2 बोलूं तो उसका मतलब क्या है सर? भाई मैग्नीट्यूड 1 होता है तो फिजिकल क्वांटिटी यूनिटी होती है। मैग्नीट्यूड 2 हुआ तो आपने क्या किया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को 2 बार ऐड कर दिया, यूनिट प्लस यूनिट, तो कितना आ गया? 2 यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो मैग्नीट्यूड 2। जैसे 1 मीटर लेंथ की रॉड थी, इसमें 1 मीटर लेंथ की रॉड और ऐड कर दिया आप लोगों ने, तो आपने क्या किया सर? आपने इतना ही तो किया, पहले 1 मीटर की लेंथ को मीटर लिख सकते हैं, हाँ, फिर मीटर में एक और मीटर जोड़ोगे तो कितना मीटर आ जाएगा? 2 मीटर। तो इसका मतलब ये कितने मीटर की रॉड हो गई सर? 2 मीटर की रॉड हो गई। इसका मतलब क्या? बात समझ में आ रही है सर? ये जो मीटर है, हाँ ये जो मीटर है, तो लिखे हुए सिंबल है लेकिन इनके सामने 1 है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू को दिखाती है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 1 1। क्या होती है? 1। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 आवर,
1 मिनट, 1 केजी, और फिर वो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे जैसे आगे बढ़ती चलती है तो यूनिट दिखाती है को उस फिजिकल क्वांटिटी में उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को कितनी बार काउंट किया है, कितनी बार ऐड किया गया। तो जैसे 2 मीटर लिखा तो 2 मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट को कितनी बार लिया गया, 2 बार, मीटर प्लस मीटर। जैसे लिखा मैंने 10 केजी, तो 10 केजी में स्टैंडर्ड यूनिट केजी को कितनी बार लिया गया, सर 10 बार। केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी करते गए कब तक, 10 तक, तो आपके पास फाइनल आंसर मिला 10 केजी। कितना मिला सर, 10 केजी। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को ऐड कर सकते हो। तो भाई यूनिट समझ में आ रही है क्या होती है। अ यूनिट इज अ रेफरेंस, अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, जो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आगे देखते हैं, टू, है ना, आ जा भाई, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक, to measure any physical quantity like length, mass, time, we compare it with a known definite and internationally accepted standard amount of the same physical quantity. That standard amount is called unit. Numerical, यहाँ पर the numerical number of the times the unit is contained in that quantity. क्या मतलब है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब मैं समझाता हूँ सर। इसका मतलब इतना है कि यूनिट का बेसिक यूज आगे भी समझेंगे हम, इसने यहीं पे डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ देखते हैं। यूनिट बोलती है कि यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो दो फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी PQ1 और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी PQ2, इन दोनों के बीच अगर हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन, तो इनका एक स्टैंडर्ड रेफरेंस देखना पड़ेगा। जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस को देखकर हम कंपैरिजन करेंगे, और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है इन दोनों की यूनिट। व्हाट डज इट मीन, मैंने कहा सपोज दैट कि अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने कहा आपके पास है मास 2 kg, और मैंने कहा आपके पास लेंथ है 2 मीटर, क्या आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो लेंथ और मास में? नहीं कर सकते ना सर। मैंने कहा लेंथ और मास को ऐड करके दिखाओ, कंपैरिजन में चीजों को जोड़ा घटाया भी जा सकता है, तो ऐड भी नहीं होंगी सर। मैंने बोला लेंथ 2 मीटर लेंथ ज्यादा बड़ी है या 2 kg मास ज्यादा बड़ा है, क्या बेवकूफी वाला कंपैरिजन नहीं हो गया? मास एक किसी और चीज को बताता है, लेंथ कुछ और चीज को बताती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दो दो, लेकिन यूनिट से डिफाइन नहीं कर पाओगे कौन ज्यादा है कौन कम है। अगर मैं ये बोलता 2 kg एंड 5 kg में कौन सा बड़ा है, तो आप बोल देते 5 kg इज ग्रेटर देन 2 kg। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर में कौन सा बड़ा है, तो अभी आपको स्टैंडर्ड इक्वल करना पड़ेगा, बाकी है दोनों यूनिट लेंथ की। तो सिंपल सी कहानी जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है भैया कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, तो इनकी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसको हम बोलते हैं यूनिट, वो यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेम। तो यूनिट एक कंपैरिजन वर्ड है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच कंपैरिजन करने के लिए यूटिलाइजेशन में लाया जाता है। आगे बात करते हैं सर यूनिट के बाद। यूनिट के बाद आते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, भैया हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं बेसिकली, है ना। तो चारों के चारों सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम SI सिस्टम, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम MKS सिस्टम, तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सर CGS सिस्टम, और चौथा होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं FPS सिस्टम। दीज आर द 4 सिस्टम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी हैव। अब ये सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या है ये सिस्टम, क्या है गड़बड़ा? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, क्योंकि ऐसा होता है जब आप डोमेस्टिक लेवल पर जाओगे, ग्रामीण लेवल पर, आप में से बहुत सारे बच्चे गांव के भी जुड़े हुए होंगे, तो आपको पता होगा कि यार कहीं तो वेट को किसी और क्वांटिटी में मेजर करते हैं और कहीं तो वेट को किसी और क्वांटिटी में। इसको थोड़ा सा यहाँ से समझाऊंगा। मैं आपसे बोलूं 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम, क्या बात सही है या गलत है? क्या बात सही है या गलत है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बात सही है कि 5000 ग्राम का ही मतलब होता है 5 kg, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड बदल गए, यहाँ 5 है मैग्नीट्यूड, यहाँ कितना मैग्नीट्यूड है, ग्राम। 5000 क्या बदलते हैं सर, यूनिट के सिंबल बदलते हैं, यूनिट के सिंबल बदलते हैं। अच्छा, कहीं वेट को केवल मान लो कि सर किस में यूज करते हो, केजी में, तो वो तो सिंबल 5 लेंगे। और अगर कहीं वेट को अगर मेजर करते हो किस में, ग्राम में, तो अगर ऑब्जेक्ट वही है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का हमने वेट मेजर किया, और वेट मेजर करके हमने बोला सर किसका वेट है 5 kg, और दूसरे मान लो कोई दूसरे दुनिया से इंसानों को बुलाया, वो केजी जानते ही नहीं,
उन्होंने बोला सर इसका वेट है, सपोज करें वो कुछ और नाम लेते थे, उन्होंने बोला इसका वेट है ना 2y है, मैंने अपने नाम पे लिख दिया 2 या 30 के बराबर है, उन्होंने मेजर करने की कुछ और यूनिट बनाई। तो आप बोलोगे सर कि भैया वेट तो उसका वही रहेगा, चाहे आप कुछ भी नाम बोलो, तो 2 kg बराबर किसके आएगा, 2y के, 2y के। तो अब आपने क्या सिस्टम दिया, आपने बोला यार ऐसे तो फिजिक्स गड़बड़ाहट कर जाएगी, कोई बंदा 5 kg बोल रहा है, टू कोई 2y बोल रहा है, कोई 5000 ग्राम बोल रहा है, कोई पाउंड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्या करें इनको सबको एक जगह समेटो। हाँ, तो उन्होंने पहले तो बोला भैया कि ये इनको सिस्टम बना दो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है 2y, पहले ही बता रहा हूँ, मैंने बस मान लिया, जूम कर लिया, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। लेकिन दोनों को बोल दिया कि अलग अलग सिस्टम में है। कैसे हैं, अलग अलग सिस्टम में, बट इन सिस्टम को हमें तो सही करना था। हाँ, तो हमने फिजिक्स में लिया कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज के बीच टकराव ना हो, तो कुछ सिस्टम बना लेते हैं कि जब आपको न्यूमेरिकल करने हो तो न्यूमेरिकल में आप एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज को रखो। मैं बड़ा मोटा वो कर रहा हूँ, इनके बारे में ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ना ये पूछे जाते हैं, ना इतनी इनकी वैल्यू है, बस ये समझना है कि होते क्या है। ऐसा ही सिस्टम जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, जो वाइडली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जिसको हम नॉर्मली इक्विवेलेंट रख देते हैं किसके, एमकेएस सिस्टम के। इसमें ज्यादातर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर या एमकेएस सिस्टम के इक्विवेलेंट है, और इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे इसी को एक्सेप्टेड करते हैं। ठीक है जी, जैसे फोर्स होता है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वर्क होता है, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो साइंटिस्ट के भी नाम पर है ये सारी यूनिट, जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया। एमकेएस सिस्टम 95% जो न्यूमेरिकल और फिजिक्स होते हैं, हमें तो न्यूमेरिकल बेस्ड लैंग्वेज चाहिए ना, वो इस सिस्टम में सॉल्व किए जाते हैं। मान लेते हैं इस सिस्टम का मतलब होता है M4 मीटर, K4 kg, S4 सेकेंड। मतलब अगर आपका वेट है या मास है, सॉरी लेंथ है, तो वो मीटर में ली जाएगी, मास है तो वो केजी में लिया जाएगा, अगर टाइम है तो वो सेकंड में लिया जाएगा। इस सिस्टम के अंदर अगर मास केजी में है, अगर आप मास केजी में है, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कैसा आ जाएगा, गलत। या फिर आप उसको सीजीएस में सॉल्व करो, सीजीएस सिस्टम लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम सर, और टाइम सेकंड सर। एफपीएस सर सिंपल है, लेंथ सर फुट में, मास सर पाउंड में, और टाइम सर सेकंड में लेने होते हैं आपको इन चार सिस्टम्स के अंदर। ऐसा ही सिस्टम इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सिस्टम टू द एमकेएस सिस्टम, एमकेएस के इक्विवेलेंट है। मतलब फोर्स को अगर ऐसा यूनिट देखें तो क्या होती है, न्यूटन, पर 1 न्यूटन हमेशा बराबर आएगा किसके सर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जो कि कैसी यूनिट है, एमकेएस यूनिट है। एमकेएस बोले तो केजी है ना, मीटर वो वेट, एम फॉर मीटर, और एस फॉर सेकेंड, न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड। ये चार सिस्टम है। हाँ जी सर, चार सिस्टम है। लॉज हाउ टू राइट ऐसा यूनिट, कुछ लॉज है कि ऐसा यूनिट को कैसे हमें राइट करना चाहिए, जिनकी अभी हमें कोई फालतू रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लास और लंबी हो जाएगी। भैया कैसे पढ़ना है, कैसे लॉज है कि ऐसा यूनिट को लिखने का नोटेशन क्या होते हैं, क्या कंपैरिजन होते हैं, क्या न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है सर, नो न्यूमेरिकली आर नॉट इम्पोर्टेंट। इसलिए वी आर जस्ट अवॉइडिंग दिस सिट बिकॉज लेक्चर विल बी सो लॉन्ग, बहुत लॉन्ग बन जाएगा लेक्चर, है ना। हमें इंपॉर्टेंट बातें करनी है इस टॉपिक में, ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी। तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे आपको एक हम न्यूमेरिकल अप्रोच पे बात करते हैं, मैंने कहा अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, और आपने एक क्वेश्चन लिया शुरुआत में और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अबे हट जा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको उस क्वेश्चन में सपोज करें मास को दे रखा है 2 kg, अगर लेंथ को आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी और भी थी उसमें सॉल्व करने के लिए, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देखो, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में लेके चलोगे, मास को केजी में लेके चलोगे, तो 95% आपका आंसर कोलैप्स करेगा, मतलब गलत जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या करो, इनको फिक्स सिस्टम में सॉल्व करो, या तो एमकेएस में ही करो या सीजीएस में सॉल्व करो। हमारी प्रायोरिटी रहती है एमकेएस पे, 99% मैं बोल रहा हूँ, नॉट 5%, 99% एमकेएस में सॉल्व करते हैं। एमकेएस में सॉल्व करते हैं तो देखो मास तो केजी में दे रखा है, लेंथ को मीटर में और कन्वर्ट कर लो, तो इसलिए एमकेएस टू सीजीएस और सीजीएस टू एमकेएस कन्वर्जन आप लोगों पर आना चाहिए। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, याद रखनी है, और वो चीजें हैं ये, और जो कि आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होने वाला है। पहले मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है सर इसका। देखो
सबसे पहली बात करते हैं मिलीमीटर। मैं याद करवा रहा हूँ, सीधा याद करना। मैं यही बोलूंगा कि भैया और कोई तरीका नहीं है याद करना, कहाँ से आया कैसे आया ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वैसे जान सकते हो आप, बट थिंक एंड लर्न। न्यूमेरिकल करने हैं तो मिलीमीटर के बारे में बात करते हैं सबसे। 1 मिलीमीटर बराबर होता है हमेशा 1000, सॉरी 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मिलीमीटर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए ऐसा 2 मिलीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें, मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है 10⁻³ मीटर। सीधा है कि इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट योर आंसर इन मीटर। आपको अपना आंसर मीटर में मिल जाएगा, बस इतना सिंपल सा है। दूसरी बात, सेंटीमीटर से चाहे अगर हम मीटर में तो क्या होगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻²। जैसे मुझसे बोला भैया 2 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है, तो मीटर में जाना है, तो मैं सीधा है 2 में 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 10⁻² से मल्टीप्लाई। ये सीधे याद रखने हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, झुक जाता हूँ मैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है ना। अब बात करें भैया किलोमीटर में, तो किलोमीटर से जब मीटर में कन्वर्जन करना है तो क्या करें, मीटर से किलोमीटर में जाना है ना, हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, सीधा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। माइक्रोन मीटर, माइक्रोन मीटर, माइक्रोन मीटर का मैं ध्यान सीधा रखोगे, अगर 1 माइक्रोन मीटर दे रखा है या 5 माइक्रोन, माइक्रोन वर्ड जब भी आ जाए उसको हटाने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मीटर में आ जाता है। सिंपल सी बात है। माइक्रोन, माइक्रोन के बाद अगर नैनो आ जाए तो नैनो बोले तो नो, नैनो बोले तो नो। तो नैनो का मतलब कितने से मल्टीप्लाई करनी है सर, आपको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करनी है। अगर नैनो आ जाए, जैसे आ जाए 5 नैनोमीटर, नैनो को हटाना है तो 5 में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करो, आपको एमकेएस में मिल गई आपकी वैल्यू। नैनो के बाद आ जाए पीको, तो पीको को हटाने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, 10⁻⁻12 से। पीको को हटाने के लिए यू जस्ट हैव टू बी मल्टीप्लाई विद द 10⁻⁻12। कितने से मल्टीप्लाई करना है सर, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद पीको के बाद आता है हमारे पास एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को हटाने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻10 से। एंगस्ट्रॉन को हटाने के बाद लाइट ईयर, लाइट ईयर भी यूनिट होती है हमारे पास किसकी, डिस्टेंस की। याद नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ लाइट ईयर को तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। याद रखेंगे 9.46 क्रॉस 10⁻15 से मल्टीप्लाई करना होता है लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। कितने से, 9.47 क्रॉस 10⁻15। इसके साथ देखो जो याद रखने वाली वैल्यू है ना, मैं सीधा बोलूंगा याद रखो, पारसेक जो डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, उसको हटाने के लिए 3.08 क्रॉस 10⁻16 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस 10⁻16। उसके बाद सर इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक पारसेक जो होती है वो 1 लाइट ईयर, और वन लाइट ईयर से बड़ी होती है, और 1 लाइट ईयर जो होता है हमारे पास वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है। 1 पारसेक हमेशा सबसे बड़ी होती है। हिरार्की है, 1 पारसेक से छोटा होता है 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर से छोटा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और भी वैल्यूज रह रही हैं। हाँ सर, हाँ, चंद्रशेखर लिमिट, CSL जिसको हम बोलते हैं, यूनिट होती है ना, क्या होती है सर, 1 CSL जो होती है वो होती है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन के, 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। CSL इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द मास, मास की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है। इसके बाद आती है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास जिसको AMU बोलते हैं। ठीक है। 1 AMU जो वैल्यू होती है सर वो सिंपली 1.6 क्रॉस 10⁻27 kg के इक्वल होती है। इट इज डिफाइंड एज अ 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। 1 AMU को डिफाइन करते हैं, इट इज द 1/12, है ना, पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। इसको डिफाइन कर, देखो केमिस्ट्री में आपको डिफाइन की जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ATM वेटीएम आगे मिलेंगी आगे। बार प्रेशर की यूनिट होती है ना, तो एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। प्रेशर पास्कल की ऐसा, पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है। ये भी सब फॉर्मूले आगे को देखने के लिए मिलेंगे। इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, 1 न्यूटन फोर्स हमेशा 10⁵ डायन के इक्वल होता है। प्रूफ करेंगे इसी चैप्टर में आगे, डोंट वरी। 1 न्यूटन फोर्स हमेशा 10⁵ डायन के बराबर, मतलब जितना फोर्स 10⁵ डायन, 10⁵ डायन का मतलब 10,000 डायन एक साथ लगाएंगे, उतना फोर्स 1 न्यूटन में क्रिएट हो जाता है। 1 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा हो
और 10,000 डाइन इधर लग रही है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगी? बैलेंस कर लेंगे। और जूल आपको याद रखना है, 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल दैट बिकॉज ऑल आर द इम्पोर्टेंट। कोशिश है अगर याद रख सकते हो तो रखना, नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 5 मीटर। 5 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं, ये क्वेश्चन है। अच्छा सिंपल है, हमें पता है कि 5 ईयर्स किसमें पूछा है, 5 ईयर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। 5 ईयर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं भैया, एक ईयर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो 1 ईयर में अभी जो हम देख के आए थे, पीछे चलते हैं ना, तो लाइट ईयर आपको दिखाए थे, दिखा देता हूँ। अबे हाँ, एक ईयर में कितने लाइट ईयर होते हैं सर, 9.467 क्रॉस 10 की पावर 50। अब 5 ईयर में बताना है तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं सर, सिंपल से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि इतना लंबा तो हम नहीं लेके चलेंगे, तो 9.4 से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक ईयर में जो लाइट ईयर होते हैं वो होते हैं 9.4 क्रॉस 10 की पावर 15 मीटर। तो 5 ईयर में कितने होंगे, तो 5 ईयर में दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौका 20, 0 आ गया, 2 बचा, 9 5 45, 46 47। तो 47.0 क्रॉस 10 की पावर 15 मीटर के लाइट ईयर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सिंपल है सर। एक लाइट ईयर में, 5 लाइट ईयर में कितने ईयर्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी वेट 1 kg ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स what weight 1 kg mass of an electron mass is 9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 30। भैया कितने नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, कि उन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनका मास ओवरऑल 1 kg बन जाए, जिनका मास ओवरऑल कितना बन जाए 1 kg। तो सिंपल है सर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनका मास कितना बन जाए 1 kg। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास दे रखा है ना आपको, वो दे रखा है 9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 31 kg। दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 30। हमसे पूछ रहा है जब हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए और उन सभी इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 kg हो तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मतलब सिंपल है ना, हाँ भैया एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना, कितने केजी 9.1, 9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 31 kg। हाँ, ये नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है, ये नंबर नंबर। तो 1 kg मास कितने में आएगा, तो 1 kg का करने के लिए क्या करोगे सर, यहाँ 1 बनाओगे, यहाँ 1 बनाओगे तो दोनों तरफ 9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 31 से डिवाइड दोगे, हाँ तो सीधा आ जाएगा 1/9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 31 इलेक्ट्रॉन। 31 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 kg मास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 31। तो 1/9.1 क्रॉस 10 की पावर 31 ऊपर जाएगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे सर। 1 kg मास में डिवाइड देना, आंसर आ जाएगा निकल के। बहुत आसान सा और मक्खन सा क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, फर्मी। हाँ फर्मी बताना भूल गया मैं आपको, फर्मी शायद उसमें दे रखा होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। फर्मी अप्रोक्सीमेटली इट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ एटम। एटम के रेडियस की वैल्यू होती है जो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस के 15 मीटर के बराबर होती है। 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। जो एटम का न्यूक्लियर, जो एटम होता है उस एटम की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं 1 फर्मी। द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड के न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो है 41.3 फर्मी एक्सप्रेस इनटू द वॉल्यूम। रेडियस है, वॉल्यूम में एक्सप्रेस करनी है। गोल्ड का है, हाँ सर गोल्ड का, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम करना, मैं क्वेश्चन को खत्म करता हूँ। गोल्ड का है ना, न्यूक्लियस स्पेरिकल फॉर्म में होता है ज्यादातर। हाँ, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस खत्म क्वेश्चन। रेडियस इतने फर्मी दे रखी है, हाँ कितनी है 41.3। ये फर्मी है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस के 10 की पावर 15, ये मीटर में आ गई। भैया अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आपको 4/3 पता है, हाँ आपको पाई पता है, हाँ आपको रेडियस भी पता है। इन सारी की सारी वैल्यूज को आप रखोगे और रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही आंसर रखोगे तो आपका क्वेश्चन धड़ सी ना सॉल्व हो जाएगा, खत्म खल्लास, टाटा गुड बाय क्वेश्चन को। कन्वर्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कीप इट ट्राई। इसके बाद सिंपल है, द यंग्स मॉड्यूलर स्टिल इज एक्सपेरिमेंट 9 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये सिलेबस में है नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इनको करेंगे हम, डोंट वरी। न्यूटन मीटर स्क्वायर, अच्छा जैसे एक इसको बता ही देता हूँ, हाँ फिर आप बोलेंगे सर काहे नहीं इतना बता रहे, उसको कर लेना आप होमवर्क में, अभी बता के आया हूँ सर, बड़ा सिंपल सा है, उड़ाने ये क्वेश्चन, ज्यादा सोचना नहीं है। 1.9, अबे बहुत मोटा हो गया है, बट इसको हटाओ। 1.9, 1.9 क्रॉस 10 की पावर 11 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करते हैं तो सीधी बात है कितना होता है एक न्यूटन में, 10 की पावर 5 डायन होती है। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, भाई माइनस का नहीं है प्लस का होगा, अगर ये प्लस का है तो ये भी किसका होगा, प्लस का, है ना। बेवकूफ बनाने के लिए माइनस आ गया, हटा प्लस कर इसको, नीचे है ना तो प्लस का होगा, हाँ मिस्टेक है ना, मिस्प्रिंट है, तो कोई बात नहीं। भैया सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बोले तो 10 की पावर 2 होते हैं, तो भैया 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 की पावर 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा सर सिंपल सा कितना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 1.9 क्रॉस 10 की पावर 11, 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। 11 और 5 कितने होते हैं, 16, 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12, तो 1.9 क्रॉस 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, जिसमें हमने आज बहुत आसान टॉपिक्स को बारीकी से समझा और कुछ 4-5 न्यूमेरिकल किए, बेसिक बेसिक जिन पर बेस्ड। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सा आज एनर्जी डाउन थी क्योंकि सुबह से क्लास ली है और खाना कुछ खाया नहीं अभी तक, केवल पानी से ही चीजें चलती जा रही है, चीजें चलती जा रही हैं। लगभग टाइम काफी हो चुका है, सीधा आया हूँ, आते ही सीधा क्लास शुरू करिए, 7:20 हो गया है ना, के बाद अब कुछ और करने का मूड बनेगा। तो जुड़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे हम आप लोगों के लिए और चीजें बहुत अच्छी लाते रहेंगे। ये तो अभी शुरुआत है यार, अभी तो चीजें सोची भी नहीं है, जब मैं पर्टिकुलरली बैठ के चीजों के ऊपर काम करूंगा ना, अभी तो स्टूडियो भी अच्छी तरीके से नहीं लगा यार, चीजें अभी बिखरी हुई पड़ी हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया क्लासेस के बाद, ये सारी चीजें ना, फिर वैसे मेंटल चीजें चल रही हैं, तो अभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे, क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए। तो जुड़िए, मिलिए, बातें करिए और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से लेते हुए चलिए। इन्हीं सप्ताहों के साथ मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना और मजे से रहना, जिंदगी जीने के लिए मिलिए, काटने के लिए नहीं, तो अच्छी तरीके से जीना। थैंक यू।